जो पिछली वीडियो सीरीज है, उससे आगे बढ़ते हुए आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से मतलब क्या है, पहले हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट कि ये कोई स्ट्रिंग है और ये सीलिंग से, छत से बंधा हुआ है और यहाँ पर हम कुछ ऐसा सेटअप रखते हैं जिसमें कि हम कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब वेट बढ़ा सकते हैं। सपोज इसमें कभी 1 केजी डाला, 2 केजी डाला, 3 केजी डाला, हमारे ऊपर है कि हम कितनी डाल सकें। तो ये जो वायर है, इसकी लेंथ चेंज होगी। जैसे जितनी ज़्यादा हम यहाँ पर फ़ोर्स लगाएँगे, फ़ोर्स का मतलब बाय गिविंग वेट, इसमें फ़ोर्स बढ़ेगा। फ़ोर्स बढ़ने से इसका लेंथ चेंज हो जाएगा और इससे क्या होगा, तो बॉडी की इसकी लेंथ चेंज होगी। तो एक तो हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं, दूसरा स्ट्रेन दे रहे हैं। तो मतलब जितनी ज़्यादा हम स्ट्रेस देंगे उतनी ज़्यादा हमें स्ट्रेन मिलेगा। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है अलग-अलग वायर पे कि वायर कैसा है। क्या वायर कॉपर का है, एल्युमिनियम का है, कोई फाइबर है, कुछ और है, ये किस चीज़ का वायर है, ये इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर वो चेंज हो जाएगा तो अलग हो जाएगा। इसमें बेसिकली हम डिस्कस क्या करते हैं, तो 2 रीज़न है जिसमें हमारा डिस्कशन होता है। तो एक तो होता है इलास्टिक इलास्टिक और दूसरी होती है प्लास्टिक। क्या होती है? प्लास्टिक। अब हम ज़रा समझेंगे कि ये इलास्टिक और प्लास्टिक क्या मतलब है? इससे क्या हम बोलना चाह रहे हैं? तो ज़रा समझते हैं कि ये क्या है? Elasticity is the property of the body due to which it tries to regain its original shape when any external force or pressure or anything applied on it। क्या मतलब हुआ इसका? कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अगर इस पर अप्लाइड हुआ, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अगर अप्लाई हुआ, तो वो कितना होगा? समझते हैं इस चीज़ों को। तो अगर हमने फोर्स लगा, हम फोर्स लगाते जा रहे हैं। प्लीज़ ये जो फिगर अभी-अभी हमने बनाया था वो हटा दिया, इसको ध्यान में रखेंगे। तो अगर हम फोर्स स्ट्रेस बढ़ाते जाएँगे, हमें स्ट्रेन भी बढ़ता हुआ जाएगा। तो हमें ग्राफ क्या मिलेगा? एक बढ़ता हुआ स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज़ हम हुक्स लॉ जानते हैं। हुक्स लॉ क्या है? हुक्स लॉ बोलता है कि स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन और स्ट्रेन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। तो एक एक्सटर्नैलिटी साइन मिलेगी हमें, तो वो यहाँ तक मिलेगा। क्या उसके बाद भी ऐसा होगा? नहीं। उसके बाद भी अगर हम फ़ोर्स लगाते हैं, तो बॉडी कम स्ट्रेस में ज़्यादा स्ट्रेन देगा। क्या मतलब हुआ? मतलब बॉडी डिफ़ॉर्म होना शुरू होने वाला है। इसका क्या मतलब है? मतलब अगर हम बॉडी को इस पॉइंट से आगे भी फ़ोर्स स्ट्रेस देंगे, तो बॉडी अब अपनी ओरिजिनल पोज़ीशन में रिटर्न नहीं होगा, निश्चित तौर पे। और वो एक पोजीशन होती है जहाँ से आगे प्लास्टिक रीजन शुरू हो जाते हैं। क्लियर? तो हम बताना क्या चाह रहे हैं? बताना ये चाह रहे हैं कि पहले ये स्ट्रेट लाइन है, जिसको कि हम ये बोलते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन इस चीज़ को बता रहा है कि बॉडी की शेप चेंज हो रही है। बट अगर मान लो हमने यहाँ तक स्ट्रेस लगाया और इसको हम छोड़ देते, तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। लेकिन बॉडी अगर इस पॉइंट से आगे निकल गया, ये यील्ड पॉइंट है, इससे आगे चला गया, तो अब ये रिटर्न होने वाला नहीं है। अब ये रिटर्न होने वाला नहीं है। मतलब बॉडी अब कुछ ओरिजिनल डिफ़ॉर्मेशन के साथ ही रहेगा, है ना? अब इस तरह की जो केस है, इसके बाद भी अगर हम फर्दर यूज़ करते जाते हैं स्ट्रेस को, तो ये आगे बढ़ता जाता है
और एक रीजन आती है जिसको हम बोलते हैं कि अब सब खत्म हो गया, वो फ्रैक्चर पॉइंट तक चला जाता है। किस तक चला जाता है? फ्रैक्चर पॉइंट तक। एक और चीज़, अगर बॉडी अपने यील्ड पॉइंट को क्रॉस कर गया, तो उसमें एक परमानेंट सेट आ जाती है। जैसे इस 100 मीटर का वायर है, तो उसमें 1 मीटर की जो चेंज इन लेंथ है, वो रहेगा ही रहेगा, कम से कम। मतलब आधा मीटर भी हो सकता है, तो इस तरह का कुछ चेंज कम से कम होगा। आप उस चेंज को नहीं हटा सकते, है ना? तो ये है, तो अब अगर आपसे पेपर कोई भी स्कूल में आप पढ़ रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, आपसे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे क्वेश्चन ज़रूर आएगा, आप प्लीज़ ध्यान रखें। अभी यूटी आने वाला हो आपका, आपका कोई भी एग्ज़ाम आने वाला हो, जेईई मेन हो, ऐसा हो नहीं सकता कि क्वेश्चन इससे ना हो। तो आप इसको निश्चित तौर पे अच्छे से समझें कि क्या होता है। इसमें सारे पॉइंट को परमानेंट सेट क्या है, यील्ड पॉइंट क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट क्या है। प्रोपोर्शनल लिमिट क्या है? जब तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुक्स लॉ फॉलो करते हैं। और ये लिमिट क्या है? इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट जब तक इलास्टिक लिमिट फाउंड करता है और इसके बाद प्लास्टिक रीजन शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। हाउ इलास्टिक एंड लिमिट एंड पोर्शनल लिमिट फॉर पोर्शनल लिमिट जब तक कि डायरेक्टली पोर्शनल, मतलब स्ट्रेस अगर डबल किया, स्ट्रेन भी डबल हो जाएगा। लेकिन इस पॉइंट के बाद डबल करेंगे भी तो स्ट्रेन कई गुना मिल जाएगा, तो वो डबल नहीं होता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। बट ये जो पॉइंट है, ये यील्ड पॉइंट मतलब इसके बाद वो भी हट जाता है। इसके बाद वो प्लास्टिक पॉइंट, परमानेंट सेट शुरू हो जाता है। आप देख रहे हैं, ये परमानेंट सेट की ग्राफ है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। और इसके बाद प्लास्टिक लिमिट होती है। अब ज़रा देखते हैं इसमें अच्छे से, ज़रा हर पार्ट को समझते हैं। द पार्ट ओए ओबेज हुक्स लॉ। क्या मतलब है हुक्स लॉ? हुक्स लॉ ओबे करना का मतलब है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिमिट जो है, प्रोपोर्शनल होता है। मतलब आप अगर स्ट्रेस को 3 टाइम करेंगे, स्ट्रेन आपको 3 टाइम मिलेगा। अगर आधा करेंगे तो वो कम हो जाएगा। ये सारा चीज़ इलास्टिक लिमिट में होता है। तो जब भी आप ग्राफ बनाएँ तो सबसे पहले क्या आएगा? प्रोपोर्शनल लिमिट, मतलब हुक्स लिमिट भी आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है? उससे आगे जो मिलता है पॉइंट, वो होता है यील्ड पॉइंट। इसके बाद लिमिट खत्म, अब यील्ड पॉइंट मिलेगा कि वो भी अगर आपने वहाँ तक छोड़ दिया तो बॉडी अपने ओरिजिनल पोज़ीशन में आ जाएगा। तो ये पॉइंट बी क्या है? इट इज़ इलास्टिक लिमिट। ये पॉइंट क्या है? प्रोपोर्शनल लिमिट। और ये क्या होने वाला है? इसके बाद परमानेंट सेट स्टार्ट होगा, यहाँ से, बिल्कुल इस पॉइंट से। तो इन तीनों पॉइंट को आप ध्यान में रखें। प्रोपोर्शनल लिमिट जब तक कि हुक्स लॉ फॉलो हो, इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट इज़ दैट पॉइंट जिसके जहाँ तक अगर हमने फ़ोर्स लगाना बंद कर दिया, तो बॉडी अपने पुराने पोज़ीशन में आ जाएगा। और ये थर्ड कौन-सा पॉइंट है? इट इज़ परमानेंट सेट, और वी कैन से यहाँ से प्लास्टिक लिमिट स्टार्ट हो जाएगी। तो ये 3 तरह के पॉइंट। In the part AB, in this region, a small increase in stress produce a large change in strength at any point between AB. If the deforming force is removed, मतलब जो बाहर से आप फोर्स लगा रहे हैं, अगर आपने उसको हटा दिया, ये प्लीज आप ये पिक्चर को ध्यान में रखिए। अगर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिया तो बॉडी विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप, बॉडी विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप, ऐसा होने वाला है। क्लियर? पार्ट बीसी जो है, वो क्या है? पार्ट बीसी को हम बोलते हैं कि यहाँ पर परमानेंट सेट है। व्हाट दैट मीन? दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट कैन बी अप्लाइड टू अ वायर। ये मैक्सिमम स्ट्रेस है क्योंकि अब ये रिटर्न होने वाला नहीं है। सो इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस। इसको हम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। इसके बाद हम पार्ट सीडी को समझ लेते हैं। द एडिशनल स्ट्रेन अगर इसके बाद भी हम देते हैं तो इट विल ब्रेक। तो एक पॉइंट मिलने वाला है जो कि फ्रैक्चर पॉइंट है। दिस पॉइंट इज फ्रैक्चर पॉइंट। इट इज आफ्टर दिस डी, इट इज द लिमिट एंड देयर आफ्टर अ फ्रैक्चर पॉइंट। प्लास्टिक रीजन में एक लिमिट है, उसके बाद एक फ्रैक्चर पॉइंट आपको मिलता है।
जिसके बाद कि ये टूट जाएगा। ये जो पार्ट सीडी है, बियॉन्ड सी एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोड्यूस even by reduced stress, the risk of Y to break. ना डक्टाइल डक्टाइल क्या होती है? जैसे एक सॉलिड होती है जिसको कि बहुत पतली पतली सीट आप बना पाते हैं, उसको हम डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं। तो जिस सॉलिड का, जिस मटेरियल का सीडी रीजन जितना बड़ा होगा वो उतना ही ज्यादा डक्टाइल माना जाएगा। जैसे कॉपर, कॉपर की बहुत पतली पतली तार, बहुत पतली पतली सीड, एल्युमिनियम, आपने देखा होगा एल्युमिनियम की फॉइल बनाई जाती है। तो इस तरह की चीजों का जो ये सीडी पोर्शन है ये बड़ा होता है। तो इस तरह की, इसको हम डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं, मतलब जिसको खींच के बड़ा बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं हम ब्रिटल मटेरियल की। अगर सीडी रीजन काफी छोटा हो तो ऐसे रीजन को हम ब्रिटल, जैसे टूटने वाला, उस वैसा मटेरियल बोलते हैं। और ऐसे रीजन में जैसे ग्लास है, इस तरह की जो मटेरियल है, या जो कोई भी चीज जैसे मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, वो ऐसी चीजों को ब्रिटल मटेरियल बोलते हैं क्योंकि उनका सीडी रीजन काफी छोटा होता है। तो ये सब सारा लैब टेस्टिंग की चीज है। उम्मीद है आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की नॉलेज हो गई होगी। अब एक सब्सटेंस होती है जिसको हम बोलते हैं इलास्टोमर। ये स्पेशल टाइप की सब्सटेंस है जिसको कि जितना हम खींचते हैं वो उतना ही ज्यादा अपने आप को स्ट्रेंथ देता हुआ जाता है एक तरीके से। मतलब एक तरीके से बोले तो वो आसानी से टूटता भी नहीं है। और ऐसी मटेरियल को हम बोलते हैं इलास्टोमर्स। ये स्पेशल टाइप की मटेरियल्स है। और क्लास इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये थोड़ा स्पेशल है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने की चांसेस है। ऐसे मटेरियल्स में रबर है और अओटा है। ये तो बॉडी पार्ट्स है जो हमारी बॉडीज में बड़ियां छोटियां जो होती है उससे रिलेटेड चीज है। ये रबर बैंड है। तो इन सब की क्या होती है कि ये एक स्पेशल चीज है। जैसे कि हमने देखा उसमें कि वो इस तरह का ग्राफ होता है, अभी जो हमने देखा एल्यूमिनियम की, लेकिन इसका ग्राफ जो होगा वो ऐसे चले, मतलब इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही। इट विल नेवर पैरेलल टू स्ट्रेस बट इट इज लाइक दिस। अभी देखते हैं हम कि ये कैसे होता है। जैसे ये ग्राफ देखिए, तो स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, तो दिस टाइप ऑफ ग्राफ मिलती है हमें इसके लिए। अब एक स्पेशल चीज, इलास्टिक मॉडुलर। ये मॉडुलस क्या होता है? इंडेक्स बोलते हैं। एक्चुअली अलग-अलग मटेरियल के लिए हम इसे डिफाइन करते हैं क्योंकि हम हर मटेरियल के लिए देखने तो जाएँगे नहीं लैब में। अब हमें, हमारे लिए ये है कि हमें कुछ पता हो कि ये कितना स्ट्रेस देने पे कितना स्ट्रेन होगा, है ना? अगर ये नहीं पता हो तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी वर्क करना। पता चलेगा कि हमने आयरन पे 100 केजी का दिया तो वो इतना बड़ा हुआ। लेकिन हमने यही चीज़ गोल्ड पे दे दिया, वो एकदम धड़ल्ले से खींचता हुआ चला गया जो कि ज़रूरत नहीं थी। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हमें 2 सेंटीमीटर का लेंथ चाहिए इंक्रीज़, तो हमें कितना वेट लगाना पड़ेगा यहाँ पे, कितनी स्ट्रेस जनरेट करनी पड़ेगी। और ये चीज़ हमें क्या, कौन बताएगा? कौन बताएगा? यही मॉडुला है। तो मॉडुला बहुत ज़रूरी है। ये एक तरीके का आपको हर किसी के लिए पता होता है। ये जो के आप देख रहे हैं, ये हमें पता होता है और हम निकालते भी हैं। तो लैब टेस्ट करके हमारे पास एक डाटा सा आ जाता है कि ठीक है, इस डाटा के ऊपर आप वर्क करें। अब देखते हैं कि हम इसमें करते कैसे हैं, क्या करते हैं? तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का जो रेशियो है उसको हम मॉडुलस बोलते हैं। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के जो रेशियो है उसको हम क्या बोलते हैं? मॉडुलस। अब ज़रा समझते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितने तरह के होते हैं। तो यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, ये 3 तरह का होता है। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ना हो। तो अब ज़रा एक-एक करके हम पढ़ेंगे कि ये यंग मॉडुलस क्या होता है। प्लीज़ क्लास आप ध्यान से देखें कि ये यंग मॉडुलस क्या होता है। इस यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको इससे या इससे आता है कॉम्पिटिशन्स में।
तो आप इसको बड़े ध्यान से देखें। अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करेंगे और ऐसे करेंगे, आपको आप बोलेंगे कि नहीं इससे ज़्यादा अच्छा तो हो ही नहीं सकता है क्वेश्चंस, तो वो भी करेंगे आने वाले। तो यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी है क्या? जब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है, मतलब ये बॉडी है और इस पे आपने यहाँ पे फोर्स लिया, तो बॉडी में जो चेंज इन लेंथ होगा वो क्या होगा? लीनियर होगा। मतलब ये चेंज इन लेंथ हो गया डेल्टा एल। तो इस तरह की चीज़ों को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल। होपफुली क्लास समझ में आ रहा होगा आपको। इसको क्या बोलते हैं हम? लॉन्गिट्यूडिनल। तो आप निश्चित तौर पर इसको देखें कि ये लॉन्गिट्यूडिनल है। बल्क मॉडुलस जब किसी बॉडी को चारों तरफ से फोर्स आ रही है, इसको ऐसे समझते हैं कि अगर एक ही तरफ से फोर्स आता है, तो वो यंग्स इस तरह का, और चारों तरफ से आ रहा है तो बल्क है, ठीक है? और साइड से आ रहा है आपको टेढ़ा कर रहा है तो वो रेजिस्टिव है। तो ये 3 तरह की चीज़ें। अभी अब हम आगे देखेंगे कि यंग मॉडुलस से रिलेटेड कैलकुलेशंस क्या है। तो ज़रा हम देखते हैं, जैसे ये वायर है आपके पास, इसकी ओरिजिनल लेंथ क्या है? L। अभी हमने यहाँ कुछ लोड दिया तो इसने फ़ोर्स कितना लगाया? F। इसने फ़ोर्स क्या दिया? F। तो जब इसने फ़ोर्स दिया F, तो इसकी लेंथ चेंज हो गई डेल्टा L से। तो स्ट्रेस क्या होती है? क्लास हमने डिस्कस किया पुराने वीडियो में, फोर्स अपॉन दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, फोर्स अपॉन दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया इज स्ट्रेस एंड चेंज इन लेंथ। जो लेंथ में चेंज हुआ वो कितने से हुआ है? डेल्टा एल से। ओरिजिनल लेंथ क्या थी? एल थी। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज स्ट्रेन, सो वाई विल बी एफ एल पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। So it is young modulus. It is what? Young modulus. I hope समझ में आया आपको कि ये क्या होता है। तो यंग मॉडुलस की वैल्यू हम इस तरह से निकाल सकते हैं। समटाइम्स यंग मॉडुलस दिया रहेगा, कुछ और निकालने के लिए बोलेगा कि चलिए स्ट्रेन निकालिए या क्या फोर्स लगाया वो हमने निकाला, तो वो भी हम यहीं से सेम फार्मूला वर्क करेगा। आप प्लीज ध्यान से देखिएगा कि ये होता है। हाँ, यहाँ से एक अच्छी चीज़ हम देख सकते हैं, वो जरा हमें बताना जरूरी है। अ, जैसे कि यंग मॉडुलस इक्वल टू हमने लिखा, यंग मॉडुलस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया अपॉन डेल्टा एल बाय एल। तो हम फोर्स अपॉन एरिया को क्या लिख सकते हैं? इट इज वाई टाइम्स डेल्टा एल बाय एल। और फोर्स को हम लिख सकते हैं वाई टाइम्स ए बाई एल इंटू डेल्टा एल। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ क्लास? कुछ तो कारण होगा, ऐसे तो मैं कुछ बताता नहीं, आपको आइडिया है। तो देखते हैं कि हम आखिर ये क्यों बता रहे हैं। जैसे कि अगर ये कलर अगर नहीं दिख रहा है, मैं कलर चेंज करता हूँ। अगर हमने कोई स्प्रिंग लिया और स्प्रिंग पे हमने यहाँ पे फोर्स दिया और इसकी लेंथ सपोज चेंज हो गई, और इसकी लेंथ चेंज होके एक्स से चेंज हो गई, इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट के है, तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? के एक्स। फोर्स कितना मिल गया? के एक्स। अगर आप इसको इससे कंपेयर करें, डेल्टा एल यहाँ पे चेंज है, फोर्स यहाँ भी है, तो आप एक चीज देखोगे कि ये जो के है, ये जो हमारे पास के है, वैसा यहाँ पे मिलता जुलता वाई ए बाई एल है। तो आपके पास जितना भी फॉर्मूला है, अगर आपको मान लो कई बार भूल गए यहाँ के फॉर्मूले को, तो आप क्या कर सकते हो कि इस के को वाई ए बाई एल मान लिया करो, या इस चैप्टर में इस सॉलिड में के को आप वाई ए बाई एल मान सकते हो और सारी की सारी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। जितनी भी कैलकुलेशन है वो वाई ए बाई एल मान के किया जा सकता है। तो आप वाई ए बाई एल मान लें, आपकी सारी कैलकुलेशन क्लियरली आएगी। होपफुली क्लियर है। थैंक यू। अब क्लास ये क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं हर तरह का। जैसे ये स्ट्रेस से है, वो देखते हैं कि स्ट्रेस में क्या होता है। तो इसमें जैसे कि क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि एक बॉडी है जो कि 4 केजी का एंड सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग थ्रू अ वायर ऑफ रेडियस
2 मिलीमीटर। हाँ, हमें ध्यान देना है कि जी की वैल्यू ये है। तो हमें क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि आप स्ट्रेस बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चूँकि आपको शुरुआत की है, आपको फ़ील हो सकता है कि ये तो ईज़ी क्वेश्चन करवा रहे हैं सर, बट कोई नहीं। अभी आप एक ईज़ी कर लीजिए, और भी तरह के क्वेश्चन आपके लिए आ रहे हैं। तो ये हम मान लेते हैं कि ये 4G होगा, 4 केजी की बॉडी है तो 4G होगा। नाउ इसका रेडियस दिया हुआ है, रेडियस इज़ 2.0 मिलीमीटर। सो द स्ट्रेस विल बी व्हाट? स्ट्रेस की अगर हम बात करेंगे, तो स्ट्रेस होगी फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया से हमारा मतलब है 4G अपॉन पाई आर स्क्वायर। 4G की वैल्यू क्लियरली बोला है इन्होंने 3.1 इंटू पाई लेने के लिए, तो ऑब्वियसली हम वही लेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया होता है तो हमें वही लेना होता है क्लास, पाई। और आर की वैल्यू क्या है? आर की जो वैल्यू है 2 मिलीमीटर है, तो 2 इंटू 10⁻³ हमें मीटर में चेंज करना पड़ता है। जब हम ये सारा कुछ करते हैं तो ये होता है 4, ये पाई और पाई तो कैंसिल है, और ये है 3.1 अपॉन 4 इंटू 10⁻⁻6। तो ये 4 और 4 गया, तो ये हो गया 3.1 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस क्लास तो ये क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल है, बस ये मैंने आपको इसलिए कराया कि आप कैसे वैल्यूज़ को पुट कर सकें, आप समझें कि क्या होता है, कैसे हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, इसलिए दिया बस। अभी हमने जस्ट सिमिलर क्वेश्चन देखा और सिमिलर कॉन्सेप्ट भी देखा कि एक लोड है, दिस लोड एक वायर से कनेक्टेड है। दिस वायर इज ऑफ दिस लोड इज ऑफ 4 केजी, सो इट इज 4G है। नाउ क्वेश्चन इज सेइंग इन दिस केस, आस्किंग इन दिस केस, इस वायर का लेंथ दिया हुआ है। पिछले क्वेश्चन में ये लेंथ नहीं था, अब ये थोड़ा उससे अलग हटके, रेडियस वही है बट अब लेंथ भी दे दिया गया है 2 मिलीमीटर। और ये बताया जा रहा है कि इसकी जो लेंथ में चेंज है, ये तो रेडियस है, ये लेंथ है, और लेंथ में जो चेंज है दैट इज डेल्टा एल, वो है 0.031 मिलीमीटर। क्लियर? तो हमसे पूछा गया है यंग मॉडुलस बताइए। तभी हम लास्ट क्वेश्चन में स्ट्रेस तो निकाल ही चुके हैं, हम चाहें तो वो वाला वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। हमने कितना निकाला था स्ट्रेस, अगर आपको याद है, तो हमने स्ट्रेस निकाला है 3.1 इंटू 10⁻। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप पूरी वीडियो देखिए, आप स्किप मत करिए, तो आपको अच्छा समझ में आएगा क्लास, और आप अपनी क्वेश्चंस को कमेंट में भी पूछ सकते हैं। हम भरसक प्रयास करेंगे कि आपके क्वेश्चंस का आंसर करें। तो स्ट्रेस इज दिस मीन्स, तो अगर ये स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज वाई, और वाई तो पूछा गया है, फाइंड द यंग मॉडुलस। तो हम y इक्वल टू लिखेंगे 3.1 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्लस, और स्ट्रेन कितना है? डेल्टा एल बाय एल। अगर मैं इसकी जगह केवल वैल्यू पुट कर दूं, तो इट इज 3.1 इंटू 10⁶ अपॉन डेल्टा एल बाय एल कितनी होगी? डेल्टा एल है 0.031 अपॉन एल की वैल्यू कितना है? 20 मीटर इंटू 10⁻³ मिलीमीटर। सो इट इज लाइक दिस। सो अब अगर हम सॉल्व करें, तो 3.1 अपॉन 0.031 इंटू 10⁻6 इंटू 20 इंटू 10⁻3। सही से देखते हैं। अब अगर हम इसको कैंसिल करते हैं प्रॉपरली,
तो क्लास ये तो हो जाएगा 100 और 100 है, तो ये हो जाएगी y की जो वैल्यू आएगी, वो 20 इंटू 10 टू द पावर 6 गुना 2 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और आप यहाँ ध्यान रख सकते हैं, ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर 11 का है। कई बार आप पेपर में आंसर लाते हैं और आपको लगता है यार आपका आंसर सही है कि गलत है, पता नहीं क्या है। तो प्लीज़ कुछ छोटी-छोटी चीज़ों को आप पेपर के लिए ध्यान में रख सकते हैं कि जो यंग मॉडल्स का ऑर्डर आता है, वो 10 टू पावर 11 के फॉर्म में आता है। तो आप प्लीज़, इससे हमें लग रहा है कि हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, इवन आंसर नहीं देखते हुए। ओके क्लास, थैंक यू। अगली वीडियो में हम मिलते हैं विथ रिमेनिंग पार्ट।